बुलेटिन में। राशिद, सबसे पहले रुक आपका कर लेते हैं। राशिद, देखिए किस तरह से जो वार पलटवार है वो दोनों के बीच में जारी है। अखिलेश यादव चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। अब यहाँ पर मुद्दे सारे गौड़ हो गए हैं, बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। अब फिर बात आ गई है कि इस पर शूद्र को लेकर, मतलब शूद्र की राजनीति को लेकर ही अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। शूद्र और जनजाति जनगणना को लेकर ही अखिलेश यादव जो इस बार 2024 का चुनाव है वो लड़ेंगे। ये तो अब लगभग तय माना जा रहा है। नहीं, देखिए मनीष, आपको बता दूं जिस तरह से सूत्र का मामला निकला था और कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ता चला गया और बीच में ये थम भी गया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान ये बात कही थी कि रामचरितमानस का मुद्दा कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद विधानसभा सत्र के आखिरी दिनों में ये मुद्दा उठाया। तो देखिए, ये मुद्दा खुद अखिलेश यादव जिंदा रखना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि रामचरितमानस के अखिलेश यादव बयान देते हैं कि हम खिलाफ नहीं है, सिर्फ हम चौपाई के इसको संशोधन की जो मांग की गई उसको देखना चाहिए। 5000 पुरानी लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी को समय समय पे ये चीजें याद आती है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव बहुत ही करीब है। अगर कोर्ट में इसको आदेश को जो सर्वे हुआ था, सर्वे जो मुख्यमंत्री योगी मोहर लगा दी, तो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा होती है, उसके बाद में निकाय चुनाव के आदेश आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अगले महीने चुनाव भी करा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव ये बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण का चुनाव होता है। कहीं ना कहीं इससे दशा और दिशा भी संगठन की दिखाई देती है। तो अखिलेश यादव इस चुनाव में जो है ये मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़ी जाति को साधने को लेकर अखिलेश यादव लगातार जाति देखिए जाति जनगणना की भी बात लगातार कह रहे हैं और इस मुद्दे को अखिलेश यादव जिंदा रखेंगे। और आपको ये भी बता दूं, नगर निकाय चुनाव में अगर परिणाम अच्छे हुए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपको 24 तक दिखेगा, वरना ये मुद्दा जो है आपको नगर निकाय चुनाव के बाद देखिए बदलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जब नेता कोई बयान देता है तो बहुत ही सोच समझ के देता है। पहले ये हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो कहीं ना कहीं निजी हो सकता है, उनका अपना हो सकता है, लेकिन उस मुद्दे को लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, तो अब ये समझ में आती है कि वो राजनीतिक मुद्दा था और कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति को लेकर अखिलेश यादव जो 90 का जो चलन था, जिस तरह से चुनाव होते थे कि मुस्लिम है, जाति पिछड़ी जाति है, सब कुछ जोड़ के जिस तरह से जाति पे चुनाव होते थे उसी तरह के काम किए जाए। क्योंकि आपको बता दो अखिलेश यादव देखिए 17 का चुनाव लड़ चुके हैं, 19 का चुनाव लड़े, 22 का चुनाव लड़े। विकास की बात उन्होंने कही, काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उनको नकार दिया। जनता 5 किलो जो अनाज फ्री मिल रहा है उसको लेकर बड़ा उत्साहित है, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने अपने लिए समीकरण बनाए हैं कि जाति जनगणना को लेकर और पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ के ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका बड़ा मुकाबला करने के लिए एक कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। देखिए 22 तारीख को नवरात्र चैत्र जो शुरू हो रहे हैं उसमें मंदिरों में मठ में रामचरितमानस का पाठ होगा और कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भी इस पे बयान आता है कि देखिए मंदिर में जिस तरह से रामचरितमानस का पाठ होगा वही चौपाई जो है ढोल पशु शुद्ध गवार नारू, कहीं ना कहीं वही चौपाई फिर पढ़ी जाएगी, फिर कहीं ना कहीं अपमान करने की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात आपको और भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और ये देखिएगा आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की पिच होती है उसमें बहुत अच्छा मैच खेलती है। कहीं ना कहीं देखिएगा इसमें आपको समाजवादी पार्टी को नुकसान होते दिखेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने एक दांव चला है कि पिछड़ी जातियों को लेकर जिस तरह वो मैदान में उतरे और लगातार जो पिछड़ी जातियों का मुद्दा उठा रहे हैं तो वो देखना चाह रहे हैं। ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि ये उपयोग किया जा रहा है कि 24 में क्या ये मुद्दा चलेगा, इसी को लेकर लगातार ये मुद्दा कहीं खत्म ना हो जाए तो अखिलेश यादव बीच बीच में बयान देते रहते हैं। ठीक है जी मुमताज पठान जी, अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं रह गया है, अब महंगाई मुद्दा नहीं रह गया मुमताज भाई, अब आप लोग के लिए शूद्री एक मुद्दा रह गया है और जनजाति जनगणना यही एक मुद्दा रह गया। अब आपको मालूम हो गया है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, अब ये इसी को उठाओ, इसी पर जनता थोड़ा रिस्पांस करती है, वरना कोई रिस्पांस भी नहीं करता है। पार्टी हमेशा से चुनाव के अंदर अगर कोई मुद्दा उठाती है तो विकास का उठाती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब भी चुनाव में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो एक्सप्रेस वे बने हो, मेट्रो बनी हो, बेरोजगारी भत्ता मिला हो, कन्या विधवा मिला हो, लड़कियों को साइकिल मिली हो, किसानों को उनकी जो बीमा मिला हो, उसको लेकर मैदान में जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में
पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक मुद्दों पे राजनीति करती है, सांप्रदायिक चिन्हों पर राजनीति करती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 72 घंटे से विद्युत कर्मी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश के बिजली घरों पे ताले पड़े हुए हैं। आज प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां रोडों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, किसान रात को आवारा पशुओं से परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है कि चुनाव के टाइम में जनता को हिंदू मुसलमान में बांटो, मंदिर मस्जिद में बांटो, भाई से भाई को लड़ाओ। ये इनका शगल रहा है, ये इनकी रणनीति रही है, ये इनकी राजनीति रही है। लेकिन हमेशा से समाजवादी पार्टी ने विकास की राजनीति की है, सभी को साथ लेने की राजनीति की है। समाजवादी अल्फाज ही अपने आप में एक मुकम्मल अल्फाज है, जिसकी परिभाषा है कि समाज का हर एक तबके को साथ लेके चलना, समाज के हर एक तबके का विकास की बात करना, समाज की अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करना। आज रोडवेज का किराया बढ़ चुका है, यात्रा महंगी हो चुकी है, सिलेंडर पे अभी आपने देखे 50 रुपए एकदम बढ़ा है। ये अपने 5 किलो अनाज की बात तो करते हैं, लेकिन 5 किलो अनाज आदमी पकाएगा किस चीज पे? वो 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा कैसे? आज गरीब बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भी सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी हुई है निकाय चुनाव को लेकर। अभी मनीष जी, इन्होंने परसों शहरी विकास मॉडल पे बात की। इन्होंने कहा दलित की जमीन बिल्डर को देने के लिए अब जिलाधिकारी की परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दलित की जमीनों को भी अब बिल्डरों को सौंप देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना बनाती है, जो भी रणनीति बनाती है, जो भी विकास की योजना बनाती है, उसका केंद्र बिंदु इनके उद्योगपति मित्र होते हैं, इनके उद्योगपति दोस्त होते हैं। इन्हें ना गरीब से कुछ लेना, ना इन्हें किसान से कुछ लेना, ना इन्हें कुछ बेरोजगार से कुछ लेना। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बीजेपी को किसान से कुछ लेना देना नहीं, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, ऐसा अब्दुल्ला आरिफ जी मुमताज पठान का कहना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई शूद्र, मुख्यमंत्री शूद्र को लेकर साथ में घूम रहे हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? आखिर शूद्र शब्द का प्रयोग वो क्यों कर रहे हैं? एक सम्मानित आदमी है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया डिप्टी सीएम का, लेकिन वो एक सम्मानित आदमी है, मालूम है उन्हीं को कहा जा रहा है। आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि एक शूद्र को साथ में लेकर घूम रहे हैं। ये ठीक है, 500 साल से हम लड़ रहे हैं, कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी है अभी तक? तो अगर आप मुलायम सिंह यादव को छोड़ दीजिए, जब से अखिलेश यादव आए हैं, सत्ता पाए हैं, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पूरी कमान संभाल ली, कितनी लड़ाई लड़ ली अखिलेश यादव ने? हमें तो नहीं दिखी। अब कांग्रेस को शायद दिखी हो, अब्दुल्ला भाई आपके साथ ही बराती रहे वो। मनीष जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आंकड़ों के साथ घूम रही है और सपा और भाजपा का प्रायोजित षड्यंत्र है कि जातियों के खेल में उलझा के रखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। विकास के मुद्दे पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं होगी, शूद्र पर बात होगी, दलित पर बात होगी, मुसलमान पर बात होगी, हिंदू पर बात होगी, ठाकुर पर बात होगी, यादवों पर बात होगी। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का। पूरे देश के अंदर एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिगत आंकड़ों के आधार पर टिकट मिलते हैं और जातिगत समीकरण के आधार पर नेता राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी या बसपा ये सब जातिगत उन्माद फैलाने के जिम्मेदार हैं। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, ये सब ओबीसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब लोग जितने भी बिरादरियां हिंदू और मुसलमानों में हैं, इन सब का हित सुरक्षित था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में। ये लगातार कांग्रेस को वोट देते आए हैं और देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर भी आज भी ये वोट कांग्रेस को ही देते हैं। ये हालात कुछ और बात है, मुद्दों की राजनीति होती है, कभी बसपा, कभी भाजपा और कभी कांग्रेस, ये तो राजनीति का पहलू है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के अंदर हमेशा
हर समाज का हित रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि एक डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं। ये मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन से बाहर हो। यहाँ तक के पिता के कार्यकाल तक का जिक्र आ जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर भी टिप्पणी करी जाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा उनके पिताजी पर टिप्पणी की जाती है, उनकी हैसियत गिनाई जाती है। तो ये राजनीति का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई विजन नहीं है। अगर जनता इन दोनों दलों के चक्करों में आकर के वोटिंग करती रहेगी तो इसी तरह जातिगत उन्माद फैलता रहेगा और मैं नहीं मानता कि प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी या प्रदेश के अंदर आप उत्तर प्रदेश को अखंड बनाने का काम करेंगे। आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप जातिगत जनगणना का इंतजार? जातिगत जनगणना तो हो जाएगी, आपको इतना बेसब्री से इंतजार क्यों है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। अखिलेश यादव तो कहते हैं केंद्र में कांग्रेस थी तो उन्होंने धोखा दे दिया हमें, वरना हमारे समय में तो जातिगत जनगणना हो जाती। धोखेबाज निकली कांग्रेस। की बात अगर धोखे की बात करेंगे आप तो धोखे की बात तो मैं आपको पिछले 20-30 साल पहले ले जाऊंगा। बात लंबी हो जाएगी कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कितना बड़ा धोखा हमें दिया था। अगर धोखे की बात आती है तो धोखा तो हम बता देंगे। 2017 में भी हम गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था इस बात का कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसका वोट बैंक खिंचा जाएगा। उन्हें डर दिखा करके वोट लेते हैं लोग। भाजपा डराती है, अखिलेश पुचकारते हैं, देता कोई किसी को नहीं है अल्पसंख्यक समाज को। क्या दिया, क्या भागीदारी दी है? जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुस्लिम नेताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिम नेता लगातार जेल जा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें कहाँ अखिलेश यादव जी बोले हैं? आजम खान उनके कितने बड़े नेता थे। आजम खान एक नेक्स्ट सीएम माने जाते थे उत्तर प्रदेश के, उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से ना सोच करके एक परिवार की हैसियत से उनके आजम खान साहब के साथ तो खड़े रहते। अगर माइनॉरिटी का वोट लेना है तो माइनॉरिटी को साथ तो देना पड़ेगा। अगर किसी भी समाज का वोट लेना है तो उसके हितों की तो सुरक्षा के रक्षा की बात करनी होगी, या वो वोट देता ही रहेगा वो समाज। मुमताज पठान जी, मतलब कि बस वोट ही लेना है, कुछ काम वाम नहीं करना है। इनका कहना है कुछ काम तो किया नहीं आपने, बस हम लोगों से वोट लिया और धोखा दिया। आप लोग सबसे बड़े धोखेबाज हैं और सिर्फ लड़ाने की राजनीति तो अब आपकी तरफ से शुरू होने लगी है महाराज। अभी तक तो चलिए बीजेपी शांत है जिसे कहा जाता था, अब तो आप लोग छेड़ रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं, फिर कहेंगे मधुमक्खी हमें डंक ना मारे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने बात की आजम खान साहब की। मैं जनाब से पूछना चाहता हूं कि आपका अभी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कि आपको राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भी मुस्लिम चेहरा देश का नहीं मिला कि जिसका फोटो अपने होर्डिंग पे लगा देते? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी इस लायक नहीं थे कि आप उनकी तस्वीर भी पोस्टर होर्डिंग पे लगा देते? ये आपकी रणनीति है। आप जब 1914 का चुनाव हारे थे, आपने एंटोनी जी की क़यादत में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने क्या कहा था वो जरा थोड़ा सा पढ़ना भाई साहब। रही बात समाजवादी पार्टी की और आजम खान साहब की, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है और समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। अब मैं बात करता हूँ शूद्र की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ में, क्या आपको एक भी मुस्लिम चेहरा इस लायक नहीं मिला कि उसकी तस्वीर सिंबॉलिक तरीके से ही उस होर्डिंग पे लगा देते? राजनीति नहीं करते भाई साहब, हमारी फोटो की राजनीति नहीं है कि हम आजम खान का फोटो पे हंगामा करें। अब मैं बात करता हूँ शुक्र वाली बात करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, क्यों इंतजार कर रहे हैं आप? इसकी बात बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना का मुमताज भाई क्यों इंतजार कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और होनी चाहिए। बिहार में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए। जो ये बार बार इल्जाम लगाते हैं कि सारी मलाई एक तबका खा जाता है, सारी मलाई फला वर्ग खा जाता है,
तो अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं, नीयत में नहीं, कोई शक नहीं है 58 तो 58 जाति जनगणना कहा नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा ने एक वर्ग के लिस्ट लोगों जारी को भी आपस में लड़ाना चाहती है, उन्हें बांटना चाहती है, क्योंकि जातीय जनगणना होने से पता चल जाएगा किसकी कितनी कितनी जनसंख्या है, कितनी कितनी संख्या है, उसी हिसाब से उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं। और बात रही शूद्र की, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उप मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं लिया, उनका कोई जिक्र नहीं किया। उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहा है? अच्छा ठीक है, तो बताइए कौन शूद्र घूम रहा है उनके साथ? एक शूद्र का एक व्यक्ति है जो शूद्र है उनके साथ घूम रहा है, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने केशव जी का नाम तो नहीं लिया ना, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम नहीं लिया उन्होंने। अरे तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कौन है। तो क्या ब्रजेश पाठक नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कौन किसको कहा, लेकिन केशव जी को तो नहीं का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई लेना देना नहीं, प्रदेश के अंदर मुमताज भाई, उनसे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा था, वो जवाब कुछ और दे रहे थे और उन्होंने 2 बार जवाब दिया ताकि अगर कोई सुन ना पाए तो सुन ले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ एक शूद्र घूम रहा है, फिर चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के साथ एक शूद्र घूम रहा है। मतलब जो समझ ना पाए एक बार फिर से समझे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति करने से एक अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो वोट बैंक खिसक गए हैं, बीजेपी की तरफ चले गए या फिर अन्य पार्टियों की तरफ चले गए, वो आ जाएंगे 2024 में। नहीं, वोट बैंक तो बीजेपी का खिंचेगा। मनीष जी, आपने मैनपुरी में देखा, खतौली में देखा, इनकी सत्ताधारी पार्टी को कितनी बड़ी मात मिली है। रामपुर में बेईमानी से जीते तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए महाराज। ये बात क्यों कहते हैं आप लोग बार बार? आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हेलो भैया वाह वाह है, और सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर पूरा प्रशासन ही था। अरे सत्ता में तो बीजेपी थी ना, वो तो मैनपुरी चाहती, खतौली चाहती, रामपुर चाहती, वो कहीं भी चाहती, आप कुछ ना कर पाते अगर वो अपने पे आ जाते तो। मनीष जी, रामपुर में एक ऐसा वर्ग था जिस पर बीजेपी हमेशा से अपनी क्या कहूं मैं, अपनी गलत नियत रखती है, गलत विचार रखती है, जिनके बारे में उन्हें बहुत आसानी होगी वहां उसको काम करने में। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा है, और चुनाव आयोग का चयन करने के लिए कमेटी गठित की है। तो ये तो पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और 2024 का चुनाव संविधान बचाने का है। अब MP MLA का चुनाव नहीं बचा, अब चुनाव संविधान बचाने का है, कानून बचाने का है। एक युवा लंदन में बचा रहे हैं संविधान को और एक युवा उत्तर प्रदेश में बचा रहे हैं संविधान को। मतलब 2 युवा है साथी में अब्दुल्ला भाई, दोनों लोग संविधान बचाने निकले हैं। देखिए, संविधान बचाने की तो लड़ाई है मनीष भाई, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। आज जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है लोगों के ऊपर और खरीद फरोख्त का सिलसिला चल रहा है, मनमाने तरीके से काम कर रही है सरकार, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज लंदन में बोलने का अवसर क्यों मिला राहुल गांधी जी को? उन्होंने ये बात क्यों कही? जब भारत के अंदर संसद भवन के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता है और सुनने वाला कोई नहीं होता, 4 कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बोलने नहीं देते, तो उन्होंने गलत क्या कहा है लंदन में? उन्होंने सही तो कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे आवाज नहीं उठाई जाती और संविधान मुझे आजादी देता है कि मैं सदन के अंदर अपनी आवाज उठाऊं, समाज की आवाज उठाऊं। उन्होंने गलत क्या कहा है? ठीक है अब्दुल्ला भाई, बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ठीक है राशिद, देखिए हर चीज का असर पड़ता है। लोकसभा का चुनाव है, राहुल गांधी के बयानों का भी असर पड़ेगा क्योंकि बीजेपी उसको छोड़ नहीं रही है, लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। हम भले ही उत्तर प्रदेश में बैठे हो, लेकिन ऐसे जो बयान जब आते हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। आपको क्या लग रहा है, इतनी मेहनत की जाती है कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मालूम है हमारी खोई हुई जमीन है, उसको हमको तलाशनी, हम उससे जद्दोजहद में लगे हुए हैं, फिर इस तरह का बयान आ जाता है। बीजेपी भाई उसको उस पॉइंट को छोड़ेगी नहीं, उसमें लग जाएगी, जी तोड़ से लग जाएगी और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसे में ऐसे चीजों को कैसे कांग्रेस को रोकना चाहिए और कैसे अपनी जमीन को मजबूत करना चाहिए? कि अपने नेताओं को नहीं समझाना चाहिए?
कि सर देखो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको एक बात बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा स्टेट है। 80 सीटें लोकसभा की यहाँ चुनी जाती हैं और उसी के बाद में यहाँ से जो सबसे ज्यादा सीटें निकालता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। लेकिन आपने अपने ही शो में देखिए शतरंज में ये देख लिया होगा कि विपक्ष के दो नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपा से और कांग्रेस से। देखिए आप इन दोनों का जो टकरार है वो साफ साफ दिखा रहा है कि जब ये एक हो नहीं सकते तो ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे जो कितनी लोकसभा सीटें ले आएगी या कांग्रेस ले आएगी? विपक्ष से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब एक साथ होगा तब कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा। जब विपक्ष एकजुट है ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार 70 प्लस सीटें, तो जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है उस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के करीब पहुंची। दूसरी चीज आपको बता दूं, देखिए राहुल गांधी ने जो लंदन में अपना बयान दिया था तो कहीं ना कहीं उस बयान को तोड़ मरोड़ को भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस बयान को कहीं ना कहीं डिवाइड करके छोटे छोटे उसके क्लिप करके कहीं सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि